बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको ब्लोटिंग और गैस होती है, स्पेशली आपको खाने के बाद ही शुरू हो जाती है और आपको कभी डायरिया हो जाता है, कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, आपका वज़न भी कम हो रहा है, आपके जिस्म के अंदर थकान आपको बहुत महसूस होती है, आपका हीमोग्लोबिन कम होना शुरू हो गया, तो साथ में आपको ऐसे फील होता है कि आपको आईबीएस के सिम्टम्स हैं, यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। लेकिन हो सकता है कि आपको आईबीएस ना हो लेकिन सीबो हो। सीबो इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीबो के रीज़न्स क्या हैं। अगर तो हम कहते हैं कि फ़ाइबर इंटेक हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, तो सीबो के अंदर हम फ़ाइबर इंटेक को कम क्यों कर देते हैं। एक तरफ हम ये भी कहते हैं कि बैक्टीरियल ग्रोथ हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, हमारी इंटेस्टाइन के लिए अच्छा है, हम गुड बैक्टीरिया भी बोलते हैं। लेकिन जब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात आती है, वहाँ पे बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हमारी बॉडी को डिफरेंट साइन सिम्टम्स क्यों देती है और हमें खाने के बाद अनकंफर्टेबल फीलिंग क्यों देती है। हमारी ट्रेडिशन के अंदर हम जब खाना खाते हैं तो हम स्पाइसी फूड्स लेते हैं, और जब स्पाइसी फूड्स लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड्स लेने की वजह से एसिड रिफ्लक्स और हार्ट बर्न होता है। उसके लिए हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ले रहे होते हैं, यानी कि हम मैदे में तेज़ाबियत को कम करने के लिए दवाइयाँ ले रहे होते हैं। लेकिन उनको टेम्परेरी लेना एक अलग चीज़ है, लेकिन जब उनको लॉन्ग टर्म लेते हैं और जो लोग सालों साल से लिए चले जा रहे हैं, तो वहाँ पर सीबो किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये तमाम बातें हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए सीबो के अंदर और कौन से फ्रूट्स को अवॉइड करना चाहिए। सो आज की इस वीडियो में आप हमारे साथ एंड तक रहिएगा। आपको ऐसी बहुत सी बातें सीबो के बारे में मालूम होंगी, और अगर आपके जहन में कोई क्वेरी आए, कोई क्वेश्चन आए सीबो के हवाले से या कोई और हेल्थ इशू के हवाले से, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन रेज़ कर सकते हैं। हमें जिस वक्त भी मौका मिला इमीडिएटली कोशिश करेंगे टाइमली आपको रिस्पॉन्स दें, या वीडियो से या आपको कमेंट के अंदर ही आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। सो चलते हैं आज की इस वीडियो में, जिसमें अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों के अंदर ही बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन जो हमारी बड़ी आंत होती है यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, उसके अंदर ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में कम होते हैं। कुछ ऐसी रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से ये जो बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा हो जाती है। कई मरतबा लोग जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स लेते हैं, यानी कि एसिड को स्टमक में कम करने के लिए दवाइयाँ लेते हैं, और जब लॉन्ग टर्म लेते चले जाते हैं तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और खाना प्रॉपरली जब डाइजेस्ट नहीं होगा, HCl स्टमक में नहीं होगा, तो वो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स आगे चले जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहाँ पर जाके फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब फर्मेंटेशन की रीज़न क्या है, क्योंकि एक तरफ हम ये भी कहते हैं कि फर्मेंटेशन तो होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में और दूसरी तरफ हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ऐसा होता है कि जिस वक्त फर्मेंटेशन होती है, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स की, जब स्टमक में प्रॉपरली फूड डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो पास ऑन हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स वहाँ पे जाके डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएंगे, बैक्टीरिया उनकी फर्मेंटेशन करेंगे, वहाँ पे गैस प्रोड्यूस होगी। अब हम ये कहते हैं कि गैस लार्ज इंटेस्टाइन में भी प्रोड्यूस होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होती है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हम लार्ज इंटेस्टाइन से इजीली गैस पास ऑन कर देते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में से निकल जाती है फ्लैटुलेंस की वजह से या फिर फार्टिंग की वजह से, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रैप हो जाती है। उस ट्रैप की रीज़न ये होती है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के दोनों जानिब दरवाजे होते हैं। अगर मैदे और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान में देखा जाए तो एक दरवाज़ा होता है जिसको हम मेडिकली बोलते हैं पाइलोरिक वाल्व, और लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान में एक दरवाज़ा होता है जिसे हम कहते हैं आइलियोसिकल वाल्व। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के दरमियान में होती है, इस वजह से वहाँ से गैस का निकलना मुश्किल हो जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन से इजीली गैस पास ऑन हो जाती है। सो ये एक बहुत बड़ी रीज़न है। उसके अलावा डायबिटीज़ की वजह से भी प्रॉब्लम होती है सीबो की, और मल्टीपल रीज़न्स है जिसमें हाइपोक्लोरहाइड्रिया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो लोग एसिड को कम करने के लिए स्टमक में दवाइयाँ लेते हैं,
उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ पे जब HCl नहीं होगा, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स आगे पास ऑन कर जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पे फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। सो ये मल्टीपल रीज़न्स होती हैं। कई मर्तबा होता है कि जो लोग सर्जरीज़ करवा रहे होते हैं, स्टमक को कम करवा देते हैं काट के, गैस्ट्रिक सर्जरी, स्लीव सर्जरीज़ होती हैं, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। सीबो के बहुत से साइन सिम्टम्स होते हैं। अगर मैं चीदा का ज़िक्र करूं तो इसमें गैस, ब्लोटिंग आती है, बर्पिंग हो जाती है, उसके अलावा एब्डोमिनल पेन आती है, क्योंकि जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जितने भी वहाँ पे मसल्स मौजूद होते हैं, जब गैस उनके ऊपर प्रेशर डालती है तो उस प्रेशर की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन में दर्द होती है, यानी कि पेट में दर्द शुरू हो जाती है और बहुत ज़्यादा दर्द होती है, क्योंकि गैस ना तो पीछे प्रॉपरली जा रही होती है ना आगे जा रही होती है, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अगर सिस्टेमिक सिम्टम्स की बात की जाए तो फटीग, इसके अलावा वीकनेस हो जाती है, वेट लॉस आता है, ब्रेन फॉगिंग हो जाती है। सो ये तमाम मल्टीपल साइन सिम्टम्स होते हैं जो कि सिर्फ ये रीज़न होती है कि इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ हो जाती है। अब मसला क्या आ जाता है, नेक्स्ट आता है कि इसको नेचुरली कैसे रिलीव करेंगे। तो नेचुरली रिलीव करने के लिए आपने कोशिश करनी है कि आप पहले तो है कि आपने डाइट प्रॉपरली खानी है, आपने बैलेंस डाइट लेनी है और आपने ड्यूरेशंस में लेनी है, यानी कि सुबह, दोपहर, शाम, या आप अगर 2 टाइम लेते हैं या 3 टाइम लेते हैं। ये नहीं कि आप दरमियान में कभी कोई स्नैक्स ले रहे हैं, कभी कुछ आप और चीज़ें खा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी जब बार बार आपका ना सिर्फ स्टमक बल्कि पेनक्रियाज भी बार बार स्टिमुलेट होगा तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। उसके अलावा आप अगर एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ओवर यूज़ करते हैं, तो भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपकी डायबिटीज़ है तो आपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जब पॉपुलेशन में देखा जाए तो 1/4 लोगों को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के साइन सिम्टम्स होते हैं, और जब एक स्टडी की गई तो ये देखा गया कि तकरीबन 70% रीज़न IBS की सीबो आती है। इसको मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि डाइटरी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं उसके अंदर मैनेज करना। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इसको मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है, आप इसको नेचुरली भी कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप जो PPI की दवाइयाँ होती हैं उनसे आपने छुटकारा लेना होता है। आप एक्स्ट्रा जो एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं उनसे आपने जान छुड़ानी होती है। और अगर तो आपकी एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है, आपने वो देखना होता है। आपने अपनी जो डाइट है उसको बैलेंस डाइट रखना होता है। आपने एक्टिविटी ज़रूर रखनी होती है, चाहे आप वॉक करें, जितनी भी करें, आप 30 मिनट्स की करें, आप 15 मिनट्स की करें, लेकिन आपने रेगुलर वॉक करनी होती है। और इसके साथ साथ में आपने ये कोशिश करनी होती है कि आपने कोई भी जो एसिडिटी को कम करने के लिए आप दवाइयाँ ले रहे हैं, आपने वो भी नहीं लेनी, और आपने फाइबर को अपनी डाइट में से कम करना है। ऐसे फल, आपने फ्रूट्स या फिर आपने वेजिटेबल्स या खाने नहीं लेने जिसमें बहुत ज़्यादा फाइबर आ जाता है। ये नहीं होता कि आपने बहुत लॉन्ग टर्म इसको रखना है, कुछ अरसे के लिए रखिए, उसके बाद आप दोबारा से रीइंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर। आपने जैसे एप्पल है, एप्पल के अंदर हमें मालूम है कि पेक्टिन है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों फाइबर्स होते हैं, आपने उसको अवॉइड करना है। आपने वाटरमेलन को अवॉइड करना है, रोटी को कुछ अरसे के लिए आपने अवॉइड करना है, आपने अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है। सो ये छोटी छोटी जब चीज़ें करेंगे ना तो इससे बहुत हद तक आप जो सीबो है इसको नेचुरली कंट्रोल कर सकते हैं। अगर होम रेमेडी देखें जिसका कोई 100% साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन कई लोगों को विनेगर बहुत सूट करता है। सीबो के पेशेंट्स जब विनेगर को रेगुलरली अपनी डाइट में कंज्यूम करते हैं तो उसकी मेन रीज़न यही है कि जब वो उनकी जो स्टमक है उसके अंदर HCl कम होता है, तो आप जब बाहर से आप एसिड लेंगे तो उसकी वजह से वहाँ पे डाइजेशन बेहतर होगी और आपकी जो बहुत से सिम्टम्स होते हैं सीबो के वो सेटल डाउन हो जाते हैं। बहुत लोगों के ज़हन में आता है कि भाई क्या वजह है कि इसके अंदर एनीमिया हो जाता है, लो फेरेटिन और विटामिन D कम होती है, क्योंकि जब एब्जॉर्प्शन ही प्रॉपर नहीं हो रही है और वहाँ पे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्मेंटेशन हो रही है और बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है, क्योंकि जो बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है उन्होंने भी तो कुछ खाना पीना है, तो जो भी अनडाइजेस्टेड फूड उनको मिलती है वो उसको कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं और हमारी जो लार्ज गट है जहाँ पे
एब्जॉर्प्शन हो रही होती है वहाँ पे प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती इन चीज़ों की। इसकी वजह से वाइटामिन्स और एनीमिया हो जाता है, वाइटामिन्स कम हो जाती हैं बॉडी के अंदर, जिसमें स्पेशली विटामिन डी आ जाता है। और बहुत ऐसे साइन सिम्टम्स हो जाते हैं जिसकी वजह से लोगों का वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। लोगों का क्योंकि खाने को दिल नहीं कर रहा होता, उनको जब अनकंफर्टेबल सी फीलिंग आएगी तो वो खाने को भी अवॉइड करेंगे। माल न्यूट्रिशन वगैरह, ये बहुत सी चीज़ें हैं जो कि सीबो की वजह से है। तो बेहतर ये है कि आप अपनी डाइट को बैलेंस रखें और हेल्दी लाइफस्टाइल को हमेशा से अडॉप्ट करें। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपकी नॉलेज बहुत ही अपडेट हुआ होगा, और अगर तो आपको सीबो के साइन सिम्टम्स हैं तो आप उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। सिंपल सी आपने टिप्स रखनी होती है कि अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें। सो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ने के बाद।